नमस्कार। द न्यूज हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम प्रकृति की बात करेंगे। वो प्रकृति जो हमें बचा रही है, हम उसे कितना बचा रहे हैं और वो हमें कब तक बचाएगी, इस पर। इस दुष्काल में हुए लॉकडाउन ने भारतीयों की प्रकृति का सानिध्य महसूस कराया था। हम घर में रहते हुए सुबह की मंद बयार और गोधूली की ऊष्मा महसूस करने लगे थे। लॉकडाउन 1 हटा या लॉकडाउन 2 हटे, हालात बदतर ही हुए हैं। अभी इस उद्योग के खुलने के साथ पर्यावरण सूचकांक फिर डराने लगा है। सच है, कोई भी व्यावहारिक कारोबार हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहेगा कि वह सब करे जिन पर उसका कारोबार निर्भर है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का विरोध ठप है क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोग एकत्रित नहीं हो सकते। ऐसे में अब तक उनकी अनदेखी करता आ रहा मंत्रालय अब क्यों ध्यान देगा। सच तो यह है, सारा भारतीय समाज जिस पर्यावरण की निर्मलता से निरापद रहेगा, उस पर्यावरण के मोर्चे पर देश पिछड़ रहा है। इस नाकामी का एक मानक येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में दिखता है। सन 2020 में जारी सूचकांक में भारत 180 देशों में 168वें स्थान पर रहा, जबकि 2014 में 174 देशों में 155वें स्थान पर था। सन 2020 के सूचकांक में अफगानिस्तान को छोड़कर अन्य सभी दक्षिणी एशियाई देश भारत से बेहतर स्थिति में थे। इस पर्यावरण कार्यकर्ताओं की चिंता को बल मिलता है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना को शिथिल करने का प्रस्ताव। सरकार निर्माण उद्योग को कुछ विशेष छूट इस दुष्काल के नाम पर देने जा रही है। इसका आधार वह अधिसूचना है जो 2006 में पारित की गई थी। इसके तहत सभी परियोजनाओं को 2 मोटी श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली श्रेणी वह जहां केंद्र सरकार की मंजूरी और जांच की जरूरत है, और दूसरी श्रेणी वहां जहां राज्य सरकार को निर्णय लेना है। दूसरी श्रेणी में आगे और बंटवारा किया गया और उसके एक हिस्से को समुचित जांच और मंजूरी की आवश्यकता थी, तब जबकि दूसरे को केवल प्रभाव आकलन प्रस्तुत करना होता था और राज्य सरकार को अधिकार था कि वह परियोजनाओं को इनसे मुक्त कर दे। राज्य शासन ने श्रेणी निर्धारित की। इन्हीं प्रावधानों का इस्तेमाल कर पर्यावरण प्रभाव व आकलन की आवश्यकताओं को शिथिल किया जा रहा है और ऐसी परियोजनाओं को बिना जांच और मंजूरी वाली श्रेणी में डाला जा रहा है जो अत्यधिक प्रदूषण फैलाने के लिए जानी जाती हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि संशोधन में प्रस्ताव रखा गया है कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले मामूली उद्योग जुर्माना देकर बच सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण को विकास विरोधी मान लिया गया है। यदि वृद्धि को सही ढंग से परिभाषित किया जाए तो ऐसा नहीं है। वृद्धि का अर्थ केवल वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता नहीं है, उसका अर्थ है संपत्ति बढ़ाना। संपत्ति का अर्थ केवल जमीन, उपकरण व अन्य वस्तु नहीं, बल्कि मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन भी हैं। इन तमाम बातों को ग्रीन नेशनल अकाउंट्स इन इंडिया अ फ्रेमवर्क नामक 2013 की एक रिपोर्ट में विस्तार से समझाया गया है। ये रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह ने तैयार की थी, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर पार्थ दासगुप्ता ने के पास थी, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्री हैं। इस रिपोर्ट से उपजे कुछ सवाल के हल ऐसे निकल सकते हैं। आर्थिक आकलन में जिस आधार पर किया जाता है उसमें संपत्ति की व्यापक धारणा के साथ अंजाम देना चाहिए। इसके पुनरुत्पादन लायक मंजूर पूंजी मसलन सड़क, बंदरगाह, केबल, भवन, मशीनरी, उपकरण आदि शामिल हों। इनके अलावा मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन मसलन जमीन, पर्यावास आदि को शामिल किया जाना चाहिए। किसी वन के साथ छेड़छाड़ किए जाने बिना उसके सघन होने का देना भी उसमें निवेश करना है। प्राकृतिक परिस्थितियों में मछली मारने की गतिविधि को अंजाम देना, उस काम में निवेश करना होगा। प्रश्न ये है, क्या पर्यावरण संरक्षण मुनाफा करने वाले कारोबारियों के लिए बाधा है? वास्तव में यदि ऐसे कारोबारी दूरदृष्टि लेकर चलें तो कोई बाधा नहीं है। कोई भी व्यावहारिक कारोबार इसी बात को लेकर चिंतित रहेगा कि उन संसाधनों की रक्षा करे जिन पर उसका कारोबार निर्भर है। वह नहीं चाहेगा कि स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पर उसकी गतिविधियों का नकारात्मक असर हो, क्योंकि वह ऐसी स्थिति में पर्यावरण प्रभाव को लेकर संवेदनशील ग्राहकों व अन्य लोगों में उसकी मन की छवि खराब होगी।
ये दलील भी दी जा सकती है कि दशकों तक चलने वाली दूरगामी दृष्टि वाले कारोबार पर्यावरण चुनौती को लेकर उन सरकारों की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं जिनका ध्यान चुनावों पर केंद्रित होता है। प्रायः ऐसी सरकारें अल्पावधि के पर ध्यान केंद्रित करती हैं। पर्यावरण निगरानी मानकों को शिथिल करने का असली दबाव ऐसे कारोबारों से आता है जो शीघ्र मुनाफा कमाने के चक्कर में रहते हैं। हमारा देश भारत घनी आबादी वाला देश है और हमें उस संरक्षण की आवश्यकता है जो पर्यावरण हमें स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के रूप में प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन बढ़ने के साथ विपरीत मौसमी घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में हमें संरक्षण की आवश्यकता और अधिक होगी। प्रकृति हमें तभी बचाएगी जब हम उसे बचाएंगे। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ हम मिलेंगे। तब तक बने रहिए द न्यूज़ हाउस में समाचार के साथ। नमस्कार।